Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to discuss about the size of nucleus. अब न्यूक्लियस के साइज को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंटिस्ट ने किस तरह से न्यूक्लियस का साइज प्रेडिक्ट किया। 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया जिसका नाम था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? उन्होंने इसमें देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स के बीम को गोल्ड फॉइल के एटम के ऊपर फॉल करवाया जाता है तो जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधा निकल गए, गोल्ड फॉइल के एटम से बिल्कुल सीधा निकल गए विदाउट एनी डेविएशन। और जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे उन्होंने लार्ज एंगल पे स्कैटरिंग शो करवाई और जो कुछ पार्टिकल्स थे वो 180 डिग्री पे डेविएट हो गए। आइए एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के थ्रू। ये मेरे पास एक एटम है गोल्ड फॉइल का, तो इसके सेंटर में जो पॉजिटिव है ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। अब इसमें हुआ क्या? जब बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल के एटम पे बम्बार्ड करवाया गया तो देखा गया जो अल्फा पार्टिकल नंबर 1 और 1 प्राइम थे वो इसमें से बिल्कुल सीधा निकल गए। ये 1 पार्टिकल नहीं होगा जो सीधा निकले हैं, ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल होंगे जो इस एटम में से बिल्कुल सीधा गुजर जाएंगे। तो जब ये पार्टिकल्स इसमें से सीधा गुजर गए विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी स्कैटरिंग, तो इससे देखा गया जो एटम का ज़्यादातर हिस्सा होता है वो बिल्कुल खाली होता है। जब अल्फा पार्टिकल नंबर 2 और 2 प्राइम इसको बम्बार्ड करवाया गया तो देखा गया कि इन्होंने कुछ एंगल पे स्कैटरिंग शो करवाई। अब ये क्यों स्कैटर हो रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है? जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो किसकी वजह से डिफ्लेक्ट होंगे? किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी की वजह से। लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। तो इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन आ रही है अल्फा पार्टिकल्स में वो किसकी वजह से आ रही है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई चार्ज बॉडी मौजूद होगी। तो यही रदरफोर्ड ने फाइंड किया कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स ने डेविएशन शो करवाई है तो ये किसकी वजह से आ रही है कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई एटम के अंदर कोई ना कोई चार्ज बॉडी ज़रूर मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी ज़रूर मौजूद है, जिसको बाद में नाम दिया गया न्यूक्लियस का। जब अल्फा पार्टिकल नंबर 3 और 3 प्राइम को बम्बार्ड करवाया गया तो उन्होंने भी लार्ज एंगल पे डेविएशन शो करवाई। जब अल्फा पार्टिकल नंबर 4 को बम्बार्ड करवाया गया तो देखा गया कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये न्यूक्लियस के सेंटर में पहुंचने से पहले इन्होंने अपना पाथ रीट्रेस करवा लिया, बिल्कुल वापस आ गए। तो ये जो पाथ इन्होंने रीट्रेस करवाया है उसकी रीज़न क्या है? क्यों ये पाथ रीट्रेस हुआ? न्यूक्लियस के सेंटर में पहुंचने से पहले क्या हुआ? उन्होंने अपना पाथ रीट्रेस करवा लिया। उसकी रीज़न क्या है? आइए देखते हैं। ये मेरे पास एक गोल्ड फॉइल है, ठीक है, गोल्ड फॉइल का एटम है। जब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बीम को बम्बार्ड करवाया जाएगा तो क्या होगा? जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो अपना पाथ रिट्रेस करवा लेंगे, न्यूक्लियस के सेंटर में पहुंचने से पहले अपना पाथ रिट्रेस करवा लेंगे और जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो स्कैटर हो जाएंगे। किस तरह से? ये देखें, अब अल्फा पार्टिकल सेंटर में पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपना पाथ रिट्रेस करवाया और ये स्कैटरिंग शो करवाएगी। तो इससे क्या साबित होता है? इससे पता चलता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं दे आर हैवी चार्ज पार्टिकल्स एंड द हैवी चार्ज पार्टिकल कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय ओनली हैवी बॉडीज। मतलब जो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी वही इनको रिपेल करेगी। तो इससे पता चला कि जो एटम के अंदर, एटम के सेंटर के अंदर एक टाइनी कोर मौजूद है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। और ये भी देखा गया जो एटम का पॉजिटिव चार्ज होता है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है और न्यूक्लियस जो होगा वो बहुत ज़्यादा डेंस होगा, हार्ड होगा और बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट फॉर्म है। और साथ ये भी माना गया कि जो एटम का 99.9% मास होता है वो भी इसी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। आइए देख लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू भी। इसमें हमने देखा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे वो इन एटम में से बिल्कुल सीधा गुजर गए। तो ये जो सीधा गुजरे हैं इससे क्या साबित होता है कि जो ये एटम है इनका ज़्यादातर हिस्सा खाली है और ये जो एटम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो अपना पाथ रीट्रेस करवा रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी मौजूद है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन शो करवाई।
तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। अब जो अल्फा पार्टिकल नंबर 4 था, जहां से उसने अपना पाथ रिट्रेस करवाया, और जो न्यूक्लियस था उसके जो सेंटर का डिस्टेंस था, ठीक है, जहां से अल्फा पार्टिकल ने पाथ रिट्रेस करवाया और न्यूक्लियस के सेंटर में जितना डिस्टेंस था उसको कहा गया आर नोट, और उस आर नोट को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 मीटर। तो इस आर नोट की वैल्यू से हमें क्या पता चला कि जी न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो 10⁻⁻14 मीटर से कम ही होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन कहाँ पे शो करवाएगी, पाथ कहाँ पे रिट्रेस का हुआ है, न्यूक्लियस से पहले, न्यूक्लियस के सेंटर में पहुंचने से पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मतलब जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो इसके और न्यूक्लियस के सेंटर के दरमियान ही लाई करता है। तो इसके मदद से क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने साइज ऑफ न्यूक्लियस को प्रिडिक्ट करवाया। अब हम जानते हैं जो न्यूक्लियस है वो 2 किस्म के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और अब जो हमारा न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मीन्स के जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर वो हर जगह कांस्टेंट ही होती है। फर्ज करें कि हम एक लेते हैं न्यूक्लियस हीलियम का जिसका मैस नंबर होता है 4, और एक हम लेते हैं न्यूक्लियस यूरेनियम 235 का, ठीक है। तो किसका साइज ज़्यादा होगा, हीलियम 4 का या यूरेनियम 235 का? जाहिर सी बात है यूरेनियम का साइज ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो न्यूक्लियस का जो यूरेनियम का मैस नंबर होता है वो 235 होता है। उसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 235 होंगे। न्यूक्लियॉन ज़्यादा है जबकि हीलियम में 4 है। तो जाहिर सी बात है जिसमें न्यूक्लियॉन ज़्यादा होंगे उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा है तो मतलब क्या हुआ कि मैस भी ज़्यादा है। अब मैस भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये जो न्यूक्लियस का साइज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो न्यूक्लियॉन पे डिपेंड कर रहा है कि जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो कैसा होगा, न्यूक्लियस का साइज कितना होगा, वो न्यूक्लियॉन्स के नंबर पे डिपेंड करता है, मैस नंबर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए माना गया कि जो न्यूक्लियस होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो स्फेरिकल फॉर्म में होगा। अब ये था न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम एटम के और न्यूक्लियस, ठीक है, कि साइज में कितना डिफरेंस होता है। अब हम कंपैरिजन करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस विद साइज ऑफ एटम। इसके लिए क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन का न्यूक्लियस लेते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस इन प्रोटॉन H1 इज इक्वल टू 0.8 फर्मी, और जो ये फर्मी मतलब फेम्टो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻15 के बराबर होता है। उसकी वैल्यू पुट कर ली। नेक्स्ट हमने लेना साइज ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हमने क्या लिया, साइज लिया किसका, एटम का, वो किसके बराबर होता है 0.5 एंगस्ट्रॉन, और जो एंगस्ट्रॉन की वैल्यू होती है डेट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। और जब इस वैल्यू को पुट किया गया और इसको फर्मी में कन्वर्ट किया गया तो डेट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर किसके बराबर होता है, डेट इज इक्वल टू फेम्टोमीटर। जब रेशियो निकालेगी कैसे, साइज ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड करवाया गया साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो जो आंसर आया वो आया 62,500। इससे अब हमें क्या पता चलता है, इससे पता चला कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो न्यूक्लियस होगा वो कितना कम होगा, उसका साइज कितना कम होगा, 62,500 टाइम्स स्मॉलर होगा एटम से। जो न्यूक्लियस होगा उसका साइज कितना कम होगा एटम से, डेट इज 62,500 टाइम्स स्मॉलर होगा हाइड्रोजन के केस में। तो इससे हमें यह पता चला कि जो एटम होगा उसका साइज ज़्यादा होगा और न्यूक्लियस जो होगा उसका साइज कम होगा। अब हम देखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर साइज। पहले हमने सबसे पहले उसकी हिस्ट्री देखी, उसकी बेसिक्स देखी। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, डेट इज न्यूक्लियर साइज। रदरफोर्ड एंड हिज को-वर्कर
gave the first estimation of nuclear size by world famous experiment called Rutherford alpha particle scattering experiment through gold foil, जिसका हम इंट्रोडक्शन पहले डिस्कस करके आए हैं कि रदरफोर्ड ने किस तरह से हमें न्यूक्लियस का साइज प्रिडिक्ट करके दिखाया। इन ऑल एक्सपेरिमेंट, जब एक्सपेरिमेंट किए गए इट वॉज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। और ये भी हमने डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा था, मास नंबर पे डिपेंड कर रहा था। यूरेनियम के 235 का जो मास नंबर था वो ज़्यादा था, जबकि हीलियम का कम था। तो साइज किसका ज़्यादा होगा, वो यूरेनियम 235 का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्या थे, न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा वॉल्यूम होगा न्यूक्लियस का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास नंबर पे डिपेंड कर रहा है, और वो प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा मास नंबर होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का साइज भी ज़्यादा होगा। अब हमने कहा जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो प्रोपोर्शनल होता है उसके मास नंबर के, डेट इज ए इज इक्वल टू मास नंबर। और हमने ये भी माना कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है, वो स्फेरिकल फॉर्म में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। तो हमने ये माना कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है, वो एक स्फेरिकल है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो स्फेयर का पुट किया, डेट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मीन मास नंबर। अब ये 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो इसको कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट कर लिया। आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, और उसके बाद आर किसके बराबर आया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3। अब ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो देखा कि आर इज इक्वल टू आर नॉट ए, यानी मास नंबर की पावर 1/3। ये हमारे पास रेडियस को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला जनरेट हो गया। अब जो यहाँ पे आर नॉट है, आर नॉट इज एम्पेरिकल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये जो आर नॉट की वैल्यू है ये कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और जो ये आर नॉट की वैल्यू है ये फाइंड की जाती है डिफरेंट फार्मूले से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने उसकी डायरेक्ट वैल्यू यूज की है। अब ये जो हमने रेडियस फाइंड किया है, ये जो रेडियस का हमारे पास फार्मूला निकल के आया है, हम इसके मदद से किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 1 होता है। प्रोटॉन का मास नंबर कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होगा और इसी वजह से उसका मास नंबर कितना है, 1 होगा। तो हम एक ही जगह जब 1 पुट करेंगे और जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आर किसके बराबर आएगा, रेडियस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, जो कि आर नॉट के ही बराबर आए हैं। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन होगा, जो प्रोटॉन होगा, उसका कितना रेडियस होगा, वो इतना होगा। और इसी फार्मूले से हम किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, नाउ वी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ Fe56, मतलब आयरन न्यूक्लियस का हमने क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। और हमें पता है जो आयरन है वो क्या होती है, ये एक मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होती है, तो इसका रेडियस हम फाइंड करते हैं। एटॉमिक मास नंबर ऑफ Fe56 इज इक्वल टू 56, मास नंबर कितना है, 56 है। आर नॉट की वैल्यू जो हमने पीछे लिखी है वो ये यूज करेंगे, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और रेडियस का जो फार्मूला है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए पावर 1/3। तो जब इन दोनों वैल्यूज को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, डेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 4.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और इसको क्या कह सकते हैं, आर इज इक्वल टू 4.6 फेम्टोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फार्मूले से किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें फार्मूला जनरेट करके दिखाया गया रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं न्यूक्लियर साइज के, वो क्या हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस है उसका साइज कम है किसकी निस्बत, एटम की निस्बत से। ये पीछे हमने देखा भी कि कितना, वो 62,500 न्यूक्लियस का साइज कम था एटम से। और क्योंकि हमें पता है जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एटम का पार्ट ही है,
न्यूक्लियस एटम के सेंटर में लाई करता है, टाइनी कोर है, तो एटम का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है एटम का साइज ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का साइज कम होगा। द रेडियस ऑफ एटम इज 10 to raise पर 5 times ग्रेटर देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब जो एटम का न्यूक्लियर रेडियस होगा वो 10 to raise पर 5 times ग्रेटर है न्यूक्लियस के रेडियस से, क्योंकि क्या है, जो न्यूक्लियस है वो एटम का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है एटम बड़ा है तो उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। रेडियस ऑफ टिपिकल एटम इज 10 to raise पर -11 मीटर। ठीक है, जो रेडियस हम एटम का मेजर करते हैं 10 to raise पर -11 की रेंज में आता है हमारे पास। एंड दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to raise पर -15 मीटर, और जो न्यूक्लियस का आता है रेडियस वो फेम्टोमीटर की रेंज में आता है। ये पीछे हम कैलकुलेट भी करके आएंगे, जो हमारे पास रेडियस है वो किसके बराबर आ रहा होता है, फेम्टोमीटर के बराबर आ रहा होता है। नेक्स्ट है मेन पॉइंट, द डायामीटर। अब डायामीटर की बात है तो मतलब साइज की बात हो रही है, न्यूक्लियस के पूरे साइज की बात हो रही है। पहले सिर्फ रेडियस को देखा गया था, अब पूरे डायामीटर की बात हो रही है। द डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस इज इन द रेंज ऑफ 1.75 फेम्टोमीटर। जो न्यूक्लियस का डायामीटर होगा वो किसके बराबर होगा, किस रेंज में आएगा, 1.75 फेम्टोमीटर फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस टू दी अबाउट 15 फेम्टोमीटर फॉर यूरेनियम न्यूक्लियस। तो जो हमारे पास डायामीटर आ रहा है न्यूक्लियस का वो किस रेंज में आ रहा है, 1.75 से किस रेंज में, 15 फेम्टोमीटर में आ रहा है। और हमें पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा जो हमारे पास एटम है किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो ये उसके लिए रेंज बताई गई है। तो अब हम डायामीटर को, न्यूक्लियस के डायामीटर को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, आइए उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। और अगर हमें रेडियस पता हो तो जाहिर सी बात है हम क्या करते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं। अब जब हमने डायमीटर यहाँ पे फाइंड करना है 238 यूरेनियम का मैस नंबर कितना है 238, उसका हमने डायमीटर फाइंड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लास्ट पे कहा कि जो हमारा यूरेनियम का होगा डायमीटर कितनी रेंज में आएगा, किस रेंज में आएगा, 15 फेम्टोमीटर की रेंज में आएगा। तो जो मैस नंबर था यूरेनियम का वो कितना था, 238 था। आर नोट की वैल्यू पुट की, डेट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 to raise पर -15 मीटर। और जो रेडियस का फार्मूला होता है वो होता है आर इज इक्वल टू आर नोट ए पावर 1/3। अब जब सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट की तो हमने देखा जो यूरेनियम 238 है उसका रेडियस कितना निकल के आया, 7.4 इंटू 10 to raise पर -15 मीटर, और इसको कहा जा सकता है 7.4 फेम्टोमीटर, क्योंकि जो हमारा रेडियस निकल के आएगा न्यूक्लियस का किस रेंज में आएगा, फेम्टोमीटर की रेंज में आएगा। अब हमने पीछे बात की कि जो अब हम कंसीडर कर रहे हैं ना न्यूक्लियस, वो क्या है, उसकी शेप स्फेरिकल है, उसकी शेप स्फेरिकल है। तो हमें पता है किसी भी स्फेयर का डायमीटर हम किस फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, 2 और साथ में r की जब वैल्यू पुट की डेट इज 7.4 इंटू 10 to raise पर -15 मीटर, जब कैलकुलेट किया तो डायमीटर कितना आया 14.8 फेम्टोमीटर। ये हमारे पास डायमीटर की वैल्यू निकल के आई, डेट इज नियरली इक्वल टू 15 फेम्टोमीटर। तो इस बात से ये जाहिर हुआ कि जो ये जो बात कही हुई है कि जो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है वो रेंज में आ रहा है 1.75 फेम्टोमीटर से 15 फेम्टोमीटर में, डेट इज करेक्ट। और इस केस में जो हमारा यूरेनियम का न्यूक्लियस था वो क्या था, वो स्फेरिकल था, तो हमने उसका डायमीटर कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह आप किसी भी एटम के न्यूक्लियस का डायमीटर मालूम कर सकते हैं। अगर इसकी जगह हमने आयरन का पुट करना तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हीलियम का कर सकते हैं। जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एटम है उन सबके न्यूक्लियस का हम डायमीटर मालूम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पे जो मैंने डायमीटर निकाला है ना वो मैंने यूरेनियम 238 का निकाला। अब जब आप ट्राई करेंगे ना कि आप डायमीटर फाइंड करें हाइड्रोजन का भी, प्रोटॉन का, ठीक है, हाइड्रोजन जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, तो वहाँ पे एक हैरत वाली बात ये आती है कि जो उसका डायमीटर होगा अगर उसको 2r की रेंज में कैलकुलेट करेंगे, r की वैल्यू उसके पीछे कितनी निकल के हमारे पास आई थी हाइड्रोजन के लिए, वो हमारे पास बराबर थी 1.2 इंटू 10 to raise पर -15 मीटर, जो कि r नोट के बराबर ही आई थी। r की वैल्यू कितनी आई थी 1.2 इंटू 10 to raise पर -15 मीटर। जब हम उसका डायमीटर फाइंड करने की कोशिश करेंगे हाइड्रोजन का,
तो 2 और साथ में जब आर की वैल्यू लिखेंगे ना 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, तो वो हमारे पास बराबर आ जाएगी 2.4 के, 2.4 फेम्टोमीटर के। लेकिन यहाँ पे हमने कहा है कि जो हमारे पास डायामीटर होता है हाइड्रोजन का वो किस रेंज में आना चाहिए, 1.75 फेम्टोमीटर में। तो है ना एक हैरानकुन बात कि किस तरह से 2.4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है कि 1.75 फेम्टोमीटर की रेंज में आना चाहिए। अब उसकी रीज़न क्या है, जो हाइड्रोजन होता है सिर्फ उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। अब जो एक प्रोटॉन है, लेकिन जब यूरेनियम की हमने बात की तो यूरेनियम में बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और वो आपस में कंबाइन हुए होते हैं, और जो कंबाइन होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से हुए होते हैं। अब चूंकि ये जो हमारा हाइड्रोजन है उसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या होगा, अकेला होगा। तो जो हम समझते हैं कि शायद इलेक्ट्रॉन की भी जो शेप है, प्रोटॉन की जो शेप है वो भी स्फेरिकल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रोटॉन की शेप बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होती। अब रदरफोर्ड के बाद जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए तो उन्होंने देखा जो प्रोटॉन होता है उसकी शेप बिल्कुल भी स्फेरिकल नहीं होती, बल्कि उसकी शेप किसी और तरह से ही होती है। तो उसी हिसाब से, उसी शेप के हिसाब से इसका डायामीटर कैलकुलेट किया हुआ, डेट इज़ 1.75 फेम्टोमीटर। कि जो हमारा प्रोटॉन होता है उसकी शेप स्फेरिकल नहीं होती है, क्योंकि जब यूरेनियम की बात की जाए, आयरन की बात की जाए, हीलियम की बात की जाए तो उस केस में बहुत ज़्यादा हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो इस बात से जाहिर हुआ कि ये जो वैल्यू हमारे पास निकल के आई है ये साइंटिस्ट की कैलकुलेट वैल्यू की हुई है किसी और फॉर्म में। तो इस चीज़ से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए जो हाइड्रोजन है उसका कितना, हाइड्रोजन का डायमीटर कितना होगा न्यूक्लियस का, 1.75 फेम्टोमीटर। इसको मज़ीद भी क्लैरिफाई करते हैं। देखें ये मेरे पास एक एनिमेशन पिक्स है, उसमें सबसे पहले आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास प्रोटॉन है और हमें पता है जो प्रोटॉन होता है वो 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब ये प्रोटॉन के अंदर जो क्वार्क्स होते हैं वो किस तरह से कंबाइन होते हैं। जो ये क्वार्क्स होते हैं ना, जो उनको फोर्स बाइंड करती है वो होती है न्यूक्लियर फोर्स, और जिसको ग्लूऑन्स कहते हैं। अब ये जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, डेट इज हैं, ये क्या है, ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसको ग्लूऑन्स कहते हैं। तो ये जो ग्लूऑन्स होते हैं क्या करते हैं, इन क्वार्क्स को प्रोटॉन्स के अंदर कंबाइन करके रखते हैं कुछ इस तरह। कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या होते हैं, ये क्वार्क्स आपस में कंबाइन हुए हैं, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से। अब जब हम अकेले प्रोटॉन की बात करते हैं तो उसकी शेप इस तरह से होगी। तो क्या हुआ, ये बिल्कुल इसकी शेप स्फेरिकल नहीं होगी, ठीक है। तो क्वार्क्स की मूवमेंट है ना, लेकिन क्या होगा जब भी किसी न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो जब वो आपस में कंबाइन होते हैं किसी फोर्स की वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, और जब आपस में कंबाइन हुए होते हैं तो उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल नहीं होती, उनकी शेप स्फेरिकल नहीं होते, बल्कि वो शेप्स को चेंज करके, एक दूसरे के साथ चेंज करके एक दूसरे को बाइंड कर रहे होते हैं। तो क्या वो उनकी शेप में चेंज आ रहा होता है, वो स्फेरिकल नहीं होती। अब वो शेप स्फेरिकल नहीं होती। लेकिन जब यूरेनियम की बात हमने की तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या थे, यूरेनियम में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो जब वो एक दूसरे को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में बाइंड करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके दौरान वो एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाती है। तो इसलिए हमने मान लिया कि जो हमारा यूरेनियम 238 है, या इसके अलावा जो भी हमारे पास एटम है जो उनके न्यूक्लियस है, उनकी शेप स्फेरिकल होगी। अब देखें जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में कंबाइन होने की ट्राई करेंगे तो उनकी शेप में किस तरह से चेंज आता है, इस तरह से उनकी शेप क्या होगी, चेंज होती जाएगी और वो एक दूसरे के साथ बाइंड होते जाएंगे, और जब बाइंड हो जाएंगे तो हमें एक स्फेरिकल न्यूक्लियस बना के दे देंगे। लेकिन प्रोटॉन के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रोटॉन के केस में ऐसा हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो अलोन पार्टिकल होता है हाइड्रोजन में, तो उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल नहीं होती। जैसे जैसे साइंटिस्ट ने वर्क किया तो उन्होंने इस बात को भी साबित किया कि जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी शेप स्फेरिकल नहीं होती। और इसको हम मजीद देखेंगे इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट में, आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब इसमें देख सकते हैं कि अगर कोई हमारे पास हैवी एटम होता है तो उसके क्या होंगे,
इस तरह से स्फेरिकल शेप में उसका हमारे पास न्यूक्लियस होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने पीछे रेडियस और डायमीटर फाइंड किया, तो जो डायमीटर होगा हम वो स्फेरिकल जो न्यूक्लियस होगा उसका 2r की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लियर साइज।